Hello dear students, welcome to digital learning platform Avinsum International School and today we are going to start class 10th Hindi chapter number 3rd। कौन सी बुक का है? कृतिका बुक का है। चैप्टर का नाम है सना सना हाथ जोड़ी। इट मींस कि छोटे छोटे हाथ जोड़ना। ये एक तरह का ट्रैवलिंग यानी एक लेखिका है जिनका नाम है मधु काकड़िया। उनकी जो जर्नी है हिमालय की जर्नी युमथांग से लेकर गंगटोक और वो हिमालय फिर कंचनजंगा चोटी और जो फ्लावर वैली है उनकी जो जर्नी है उन्होंने उनको एक लिखित रूप में वर्णन किया है। और उन्हीं जर्नी का एक छोटा सा सारांश जो है शॉर्ट लेटर है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग जो अच्छी अच्छी चीजें हैं देखने लायक उन्होंने वर्णन किया है। तो लेखिका स्टार्ट कहां से करती है कि लेखिका लिखती है कि उन्हें सुबह युमथांग के लिए निकलना था। अब युमथांग क्या उसके आसपास की जगह है और लोगों ने उन्हें बताया कि अगर मौसम साफ हो तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को भी देख सकते हैं। कहां के लिए निकल रही है वो लेखिका? एक मॉर्निंग उठती है और लिखती है कि हमें सुबह युमथांग के लिए निकलना था और हम वहां के लोगों ने बताया कि अगर मौसम साफ रहा कि अगर बादल कम हुए तो आपको वहां से जो कंचनजंगा हिमालय की सर्वश्रेष्ठ लंबी ऊंची जो चोटी है उसको देखने का अवसर आपको मिलेगा। परंतु मौसम खराब होने की वजह से यह नजारा उन्हें नसीब नहीं हुआ क्योंकि वहां बहुत सारे बादल थे। फोटो में तो साफ दिखा रखा है। अचानक लेखिका को सामने ढेर सारे रंग बिरंगे फूल देखकर लगा कि वो फूलों के बाग में पहुंच गई हैं। युमथांग और गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। किसकी बात कर रहे हैं? युमथांग की, जो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है उससे कि तो 149 किलोमीटर की दूरी पर था। और ड्राइवर है इनके साथ कौन? जितेन। कौन है? ड्राइवर जितेन लेखिका को बताता है कि युमथांग जो है वो हिमालय की गहरी घाटियां होती है। तो हमने देखा कि जहां के लिए लेखिका निकल रही है वही युमथांग क्या है? हिमालय की जो घाटी है उन्हें कहा जाता है। और वही युमथांग जो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक उससे 149 किलोमीटर की दूरी पर है। और जैसे ही वहां पहुंचती है वो देखती क्या? फूलों की घाटियां हैं जहां फूलों से महकती वादियां मिलेगी। लेखिका उससे बच्ची की तरह उत्साहित होती है क्योंकि अगर अचानक कहीं जाए और हमें देखे कि पूरा का पूरा जो एरिया है हमारा आसपास का फूलों से भरा हुआ है तो कहीं ना कहीं हर एक पर्सन में जो बच्चा है वो जाग उठता है और पूछती है कि क्या है वहां बर्फ मिलेगी। और जितेन उसे कहता है कि चलो तो पता चलेगा। कि बर्फ का मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट चलो वहां चलकर देखते कि हमें बर्फ मिलती है कि नहीं। लेखिका जगह जगह पाइन और नुकीले पेड़ों को, पाइन एक तरह का क्या होता है? पेड़ होता है। नुकीले पेड़ों को देखते हुए साथियों के साथ आगे बढ़ रही थी कि उसे एक कतार में श्वेत पताकाएं दिखाई देती हैं जिन पर मंत्र लिखे हैं। कौन से? क्या लिखे हैं? मंत्र लिखे हैं। जितेन उसे श्वेत तथा रंगीन पताकाओं के फहराने के अलग अलग अवसरों के बारे में बताता है। लेखिका की नजर दलाई लामा की, किसकी बात कर रही है? दलाई लामा की जो तस्वीर है उस पर टिकी हुई है कि यहां पर इनकी तस्वीर किसी रीजन से लगी हुई है। थोड़ा आगे बढ़ने पर जितेन एक जगह है कवि लॉग स्टॉप के बारे में बताता है कि गाइड फिल्म की शूटिंग, गाइड एक हिंदी फिल्म है, बहुत पुरानी फिल्म है जिसकी शूटिंग तथा तिब्बत के चीज खे बमसन, क्या नाम है? चीज खे बमसन ने लेपचाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किया था। क्या बोल रहा है कि तिब्बत का जो चीज खे बमसन है उनके लेपचाओ के शोमेन से कुंजतेक के साथ, किसके? शोमेन से कुंजतेक के साथ जो संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे, एक ट्रीटी हुई थी, एक तरह की संधि पत्र हुआ था, उस पर साइन यही किए गए थे। और उन्होंने रास्ते में कुटिया के भीतर घूमते चक्र को देखा जिसे जितेन ने पाप नाशक बताया कि एक चक्कर है जो घूमता रहता है। एक मंदिर की बात कर रहा है, कहाँ की? जब ये फ्लावर वैली से थोड़ा सा आगे निकलते हैं कि ऐसा चक्कर है अगर इस पर हम घूमे या फिर इस पर हाथ लगे तो हम जो इंसान ने पाप किया ना उनके पाप का नाशक होता है। और लेखिका सोचती है कि वैज्ञानिक युग आने पर भी लोगों का अंधविश्वास, आस्थाएं, पाप पुण्य की अवधारणाएं हर स्थान पर वैसे ही है। बिल्कुल। और बहुत सारी ऐसी धारणाएं
कि जिनका साइंटिफिक रीजन भी है। अब जैसे मैं एक बात कहूं कि भारत में 2-3 धारणा प्रचलित है, कौन सी, कि बिल्ली के रास्ता काटने पर हमको आगे नहीं जाना चाहिए। और इसका जो साइंटिफिक रीजन है वो ये है कि जो बिल्ली है वो जब भी रास्ता क्रॉस करती है तो वो पूरे के पूरे परिवार के झुंड में रास्ता क्रॉस करती है। तो जब भी वो निकलेगी तो उनके जितना भी परिवार का झुंड है वो साथ में निकलेगा। इसीलिए तब से ये कहा आ रहा है कि जब भी बिल्ली रास्ता रोके तब हमें रुक जाना चाहिए, वो इसीलिए कहा गया है। और एक झाड़ू के लिए बोलते कि शाम को घर पे झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। उसका रीजन ये है कि पहले बिजली नहीं थी और जो घर में जरूरी कोई गहना हो गया, कोई भी जरूरी सामान या फिर जरूरत इनका हो गया, वो कहीं उस कचरे में घर के बाहर ना चला जाए। इस कारण से पहले पुरखे बोलते थे कि शाम को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और अब तो लाइट है तो अब तो लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो बहुत सारी मान्यता है जिनका जो साइंटिफिक रीजन भी है। धीरे धीरे वे बाजार और बस्तियां पीछे छोड़ते हुए बढ़ने लगे। लेखिका है, लिख रही है, पूरा अपडेट दे रही है अपने पल टू पल जो भी वो कर रहे हैं, जहां वो जा रहे हैं। उनके साथ एक गाइड है जिनका नाम है जितेन, वो उन्हीं जगह के हैं, साथ में ड्राइवर भी वही कर रहे हैं। और वो बताते हैं कि ये जगह है, यहाँ हस्ताक्षर हुए थे संधि के लिए, इनको ये इस जगह कहा जाता है और ये पूरी संधि हुई थी ये इसी जगह पे हुई थी। साथ ही उन्होंने बताया कि जो पुरानी हिंदी मूवी है गाइड, उसकी शूटिंग भी उसी जगह पे हुई थी जहां पे पूरी फ्लावर मूली है, कुछ फ्लावर वो जो वैली है, और उसका जो नजारा है वो हमें उस मूवी में देखने को मिलता है। स्वेटर बुनती नेपाली महिलाएं, भारी कार्टन ढोते नेपाली पुरुष, और निचाई पर दिखने वाले छोटे छोटे घर अब ओझल हो रहे थे। अब वे अपनी हिमालय के वैभव और विराट रूप को देखने की कामना को पूरी करने के धीरे धीरे नजदीक जा रहे थे। लेकिन का सपना क्या था कि उनकी कामना थी कि हिमालय को नजदीक से देखें। और जैसे से वो हिमालय की तरफ बढ़ रहे हैं, आसपास का जो कोहरा है, जो बादल है, वो उनके आसपास आ रहे हैं। और जैसे से उनकी तरफ बढ़ रहे हैं तो दूर के नजारे हैं, जिनकी कुटिया बलोगी बनी जो लोग दिख रहे थे, वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। हिमालय की विशालता, घाटियों की गहनता तथा प्रकृति की सुकुमारता और सौंदर्य से सभी सैलानी झूमते हुए गाना गाने लगे। गाएंगी जब इतना अच्छी जगह आपको घूमने का मौका मिले और आप जिंदगी का आनंद ना उठाओ तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे नजारे देखकर अक्सर झूमने का मन कर ही जाता है। साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका शांत थी, जैसे कि सारे परिदृश्य को अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। और लेखिका जीभ से सिर बाहर निकालकर कभी ऊंचे शिखर देखती तो कभी झरनों को और कभी साथ साथ बहती तिस्ता नदी को। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? तिस्ता नदी की बात कर रहे हैं। यानी हमें एक लोकेशन भी मिलती है कि वो किस तरफ बढ़ रहे हैं, वो हिमालय की तरफ बढ़ते हैं और तिस्ता नदी के किनारे के साथ साथ बढ़ रहे हैं हिमालय की तरफ। नेपाली महिला उनको दिखी, जहां जो छोटी पहाड़ियां वहां पर उनकी कुटिया है और वो महिला क्या कर रही है? काम कर रही है। जैसे स्वेटर बुनना और भारी जो कार्टन है वो ढोते हुए नेपाली पुरुष हैं, वो सब कर रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध हो गई। वह विशाल हिमालय की स्तुति करना चाहती थी, अर्थात वर्शिप, उनकी पूजा करना चाहती थी कि उसे 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, 7 सिस्टर मतलब 7 जो बहनें हैं उनके नाम से एक वाटरफॉल फेमस है, झरना दिखाई दिया। और सभी सैलानी खूबसूरत नजारे को कैमरे में कैद करने लग गए। और लेखिका अपने आप को प्राचीन काल की अभिशप्त राजकुमारी से महसूस करने लगी। क्या सोच रही है वो कि मतलब मैं वहां खड़ी हूं 7 सिस्टर वाटरफॉल्स के पास और मैं फील कर रही हूं कि जैसे मैं कोई पुरानी क्या हूं, ओल्ड प्रिंसेस हूं, एक राजकुमारी हूं जो अपने क्या करी, अपने राजघराने में एक जगह पर घूमने आई हुई है। और इतना उसको स्पेशल फील हो रहा है कि मतलब वो अपने शब्दों को जिस तरह से बयां कर रही है किताबों के जरिए, बहुत ही सुंदर। वह झरने के अद्भुत सौंदर्य से मुग्ध हो काव्यमयी हो गई और उसे झरने के संगीत से आत्मा का तारत में बिठा लिया और उसी में लीन होने लगी। और इसका एहसास हमें तब भी होगा जब हम स्वयं उस जगह पर जाकर उस चीज को महसूस करें। क्योंकि अगर हम एक पढ़े हुए, एक लिखे हुए अक्षरों को जब पढ़ते हैं तो हमें कुछ अंश उनका फील हो सकता है, कुछ शायद नहीं भी हो, बट अगर हम वास्तविकता में उस जगह पर खड़े हो तो हमें सच में एहसास होगा कि बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स होती है जिनको हम लिख नहीं सकते। जितना लेखिका ने लिखा है कहीं ज्यादा खूबसूरत तरीके से वो उनको फील कर रही है, बट शायद कहीं ना कहीं
कह रहे हैं कि वो उनको एक्सप्लेन कर पा रही है और कहीं ना कहीं जितनी खूबसूरती वो करना चाहती है, कुछ ऐसे भावना होती है जिनको हम बयान नहीं कर सकते, वो फील कर रही है। वह सांसारिक भावनाओं से हटकर निर्मल धारा बहना चाहती थी कि जितेन उसे आगे जाने के लिए उकसाने लगा। जाओ आगे जाओ आगे जाओ। और लेखिका अनमने मन से उठकर चल पड़ी। वो बोल रहा है अरे थोड़ा आगे जाओ, देख के आओ, अच्छा नजारा है आपके लिए भी। और कुछ देर बाद हिमालय का वही पल पल परिवर्तित असीम सौंदर्य देख झूम उठी। कभी संपूर्ण सौंदर्य तो कभी सब कुछ बादल में, कहीं दिखता कि बस इतना कलरफुल ये हिमालय है कि पूछो ही मत। और कभी लगता कि इतने बादल आगे के सब कुछ क्या लग रहा है, सफेद ही सफेद लग रहा है। और उसे लगा कि प्रकृति उसे क्या कर दी, माया और छाया का खेल दिखाकर सयानी बना रही है। धुंध छटने पर उसे छाया पहाड़ के बीच झरने, नदियों, घाटियों और फूलों से सजी जन्नत दिखाई देती। जिस स्वर्ग की हम बात कर रहे हैं वो धरती पर ही है। कहाँ है, हिमालय में। जहां लिखा था थिंक ग्रीन, गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम कि क्या सोचो, कि हमेशा हरा सोचो। इसके बारे में कहावत है कि येलो आईज ऑलवेज सीज येलो, कि पीली आंखों को हमेशा पीला ही दिखाई देता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया थिंक ग्रीन, की हरा सोचोगे तो हरा करोगे। इट मींस की जो प्रकृति है उसको हरा भरा रखने का जो दायित्व है वो किसका है, वो हमारा है। और लेखिका प्रकृति की अलौकिक घटना को देखकर सोचती है कि एक पल में ही ब्रह्मांड में सब कुछ कैसे घटित हो रहा है। प्रकृति अपने अद्भुत रूप और सौंदर्य को लिए नित्य प्रवाह में और उसमें चलता रहता है। तिनक सा मानव अस्तित्व, छोटा सा मानव अस्तित्व इतने बड़े ब्रह्मांड में चलता रहता है। लेखिका महसूस करती है कि जीवन का आनंद आगे चलते रहना ही है। और यही है पूरे जीवन का, पूरे मानव जीवन का एक ऐसा सत्य जिसको हर किसी को स्वीकारना चाहिए, चाहे वो किसी भी गम में हो, चाहे किसी भी खुशी में हो। अगर व्यक्ति पूरी तरह से हार मान चुका है और अगर उसे चलना नहीं छोड़ा है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर कार्य उसके लिए सिद्ध हो सकता है जब तक वो आगे चलता रहे। तो हमें क्या करना है, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, कभी भी नहीं रुकना है। लेखिका जितेन से कहती है कि यह कार्य बड़ा कठिन होगा। जितेन कहता है कि सड़क बनाने का कुछ तरीका बताता है और जोखिमों की जानकारी देता कि यहाँ सड़क बनाना कितना ज्यादा कठिन है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़, और अगर पहाड़ से एक बर्फ की सिल्ली का बड़ा टुकड़ा अगर नीचे बह जाता है तो उसके साथ पूरा का पूरा जो इसका कहते हैं अड़ंग, वो साथ में नीचे आ जाता है, बर्फ का पूरा पहाड़। कि जरा सी चूक मतलब है मौत, थोड़ी सी असावधानी और वहां मौत। कि जितनी सुंदरता का वो दृश्य है और उसे पाना उतना ही जोखिम भरा है। तो हमें पल पल वहां जाते वक्त सावधानी रखनी होगी। और तभी लेखिका को सिक्किम सरकार का बोर्ड याद आता है जिस पर लिखा था, आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुटलाया है। लगेगा, ताज्जुब तो हो गई कि जिस हिमालय पर एक पांव फिसलने पर आदमी की मौत होना निश्चित है, वहीं पर उन लोगों ने सड़कों को बनाया है ताकि हम जैसे दूसरे लोग वहां इजीली क्या कर सके, ट्रेवल कर सके। और जो जन्नत है उसको हकीकत में फील कर सके, वो कैसी होती है, जो स्वर्ग है हमारा उसको फील कर सके। तो वही लिखा है कि आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने मौत को जुटलाया है। तो कितना रिस्की बड़ा उन्होंने काम करा होगा। और एकाएक लेखिका को पलाम और गुमला के जंगलों में पत्ते तलाशने वाली आदिवासी युवतियां ध्यान आती, जो पीठ पर कपड़े से बच्चों को बांधी थी। क्या करती है वो, उन गर्भों को बच्चों को छोड़ती नहीं है, वो महिलाएं खुद काम करती है। तो क्या करती है, कैसा कपड़ा होता है जो पीठ पे बच्चों को बांधते और इस तरफ बच्चे खिलाती रहती है। और आज भी बिल्कुल वैसे ही कुछ गैजेट मार्केट में मिलते हैं जिन पे आप बच्चों को डाल के अपने साथ साथ घुमा सकते हो। कि अगर हम गोदी नहीं ले सकते तो एक बैग से आता है, उस बच्चों को बिठाओ, घुमाते रहो। बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है। लेखिका उन युवतियों के फूले
पांव और पहाड़ियों के हाथ पर पड़े ठाटे महसूस करती है कि जो ऐंठन होती है हाथों पे पड़ जाती है उसे ठाटे बोलते हैं। महसूस कर सोचती है कि सारे सुख चैन एक तरफ है और दुख दर्द एक तरफ। आम जनता की कहानी लगभग हर जगह एक जैसी है। तभी उसकी सहायात्री मणि तथा जितेन उसे खोजते हुए आ जाते हैं, क्योंकि जितेन ने क्या बोला था, आगे जाओ आगे जाओ, सेवन सिस्टर थोड़ा वाटरफॉल था उससे थोड़ा आगे जाओ। तो क्या करते, लेके आगे आगे घूमते घूमते थोड़ी आगे आ गई। और उनकी जो साथ में थी मणि और जितेन, जितेन उनका ड्राइवर और मणि उनके सहपाठी थी, आ जाते हैं। उसे उदास देखकर जितेन उसे समझाता है कि हमारे देश की आम जनता है जिसे कहीं भी देखा जा सकता है, अतः यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखो जिसके लिए इतना खर्च करके आए हैं। कि बोलते हैं थोड़ा मजाक करते हुए, कह रहे आम जनता को देख रहे हो, वो तो आप कहीं भी देख लोगे। अगर आपको दुखी होना है तो कहीं भी हो लो, पूरे भारत देश में हम आम जनता को देख सकते हैं। अब यहाँ पैसे लगा के खर्च करके घूमने आए हो तो घूमना एंजॉय करो, नजारे देखो कि धरती का जो स्वर्ग है हिमालय को क्यों कहते हैं। और लेखिका का मन ही मन सोचती है कि यह आम जनता ही नहीं, जीवन का संतुलन है जो थोड़ा सा लेकर बहुत कुछ देता ही है। लेखिका जीप की तरफ मुड़ी ही थी कि वे महिलाएं किसी बात को लेकर खिलखिलाकर हंस पड़ी और गमगीन माहौल ताजमहल सा चमक उठा। कि जब देखा लेखिका ने कि किसी भी बात को लेकर वो जो महिलाएं हैं जिन्हें देखकर वो दुखी हो रही थी, अचानक वही महिलाएं खिलखिलाकर हंसने लगी। और लेखिका को मानो कि उनको वही जन्नत के साथ उनको क्या मिल गया है, ताजमहल सी चमक मिल गई है। और ऊंचाई पर चढ़ते समय जितेन बताने लगा कि हर मोड़ पर हेयर पिन बैंड है, हेयर पिन बैंड लेते हुए सब ऊंचाई पर तेजी से चढ़ते जाएंगे। और हेयर पिन बैंड के पहले ही पड़ाव पर लेखिका ने पढ़ने वाले बच्चों को वापस आते हुए देखा तो जितेन ने बताया कि 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़ाई कर ये बच्चे पढ़ने जाते, क्योंकि पहाड़ी माहौल है, समतल जमीन तो है नहीं कि वहां एक पूरी की पूरी लैंडमार्क पे स्कूल होगा, घर होंगे, नहीं। वहां जिस जगह पर सुटेबिलिटी होती है बनाने की वही बिल्डिंग बनी है। अब वो चाहे पहाड़ के उस तरफ हो चाहे इस तरफ। बट उसने जितेन ने बताया कि ये पहाड़ी पर स्कूल है और 3.5 किलोमीटर लगभग बच्चे इस पहाड़ी को चढ़कर जाते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए। वो होता है डेडिकेशन, पहाड़ी पर चढ़ के बच्चे जा रहे हैं। और हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि हम हमारे जमाने में कैसे स्कूल गए थे, बट बच्चे तो अभी जा रहे हैं। जैसा जमाने में जैसी सुविधा है वैसा उपभोग करना है। लेखिका के स्कूली बस के बारे में पूछने पर जितेन हंसा और कहने लगा कि यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। जैसा कि मैंने अभी बताया, मैदान होते तो बस चलती, पहाड़ी में कौन सी बस चलेगी। यहाँ बस का एक ही स्कूल है और वह बताता है कि ये बच्चे पढ़ते ही नहीं वरन अपनी माओ के साथ पशुओं को चराते हैं, पानी भरते हैं तथा शाम को अधिकांश लड़कियों के भारी भारी गडर ढोते हैं जैसे स्वयं मैंने ढोए हैं। कि सिर्फ जो यहाँ के बच्चे हैं वो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते, अपने पेरेंट्स की काम में हेल्प भी करते हैं और इतने हैवी काम करते हैं कि शायद आपने कभी शायद नहीं किए हो। हम क्या करते हैं, अपनी मम्मी की छोटी सी हेल्प करी और बता नहीं हमने तो बहुत बड़ी हेल्प कर दी, मैं थक गया, ये हो गया। बट जरा यहाँ देखो कि ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ घर वालों की हेल्प भी करते हैं, जो कितना भी हैवी काम ऊपर ये करते हैं। और ये जितेन बताता है कि मैंने भी क्या करा है, भारी भारी जो गडर है वो ढोए हैं, यानी लकड़ियों का जो गट्ठर है वो ढोए हैं। खतरा धीरे धीरे बढ़ने लगा। सड़क बहुत संकरी थी, इन रास्तों पर जगह जगह चेतावनियां लिखी हुई थी और कुछ ही दूर चले थे कि चेतावनी पड़ी कि यहाँ चारों तरफ नरभक्षी हैं। नरभक्षी क्या होते हैं, जो इंसानों का शिकार करते हैं। ऐसे नरभक्षी, ऐसे जानवर या फिर कुछ क्रिएचर जो क्या करते हैं, जो इंसानों का शिकार करते हैं। नर अथवा मानव, बक्षी मतलब उनका पक्ष करने वाला। सावधान, परंतु लेखिका को नरभक्षी नहीं मिले, उसे तो लंबे लंबे बालों वाले याक मिले। क्या मिले, याक मिले, जो एकदम बिल्कुल सांड जैसा दिखता है और उसके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं, उसके क्या बोलते हैं, याक बोलते हैं। बाल क्यों होते हैं, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है जहां ये पाए जाते हैं, तो उनके जो बाल हैं उसी सर्दी से उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं।
और सायंकाल लेखिका ने मवेशियों और लड़कियों के भारी भारी गट्टर ले जाती औरतों को देखा और आसमान में धुंध और बादल छाए थे। कुछ युवतियां चाय के बागानों में बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। क्या होता है एक बोकू? एक तरह का बर्तन होता है जो कुछ ऐसे बना होता है और वो अपने पीठ पर ऐसे उसको बांध लेती है, पत्ते तोड़ती है, उसमें डालती जाती है ना। लकड़ी की जो स्टिक्स होती है उनसे बना होता है, बांस की जो स्टिक्स है उनसे बना होता है और उन्हीं चाय के पत्ते को तोड़कर उसमें डालती है। बोकू पहने क्या कर रही थी? चाय के पत्ते तोड़ रही थी और लेखिका की नजर एक गोरी सी नव यौवन पर पड़ी जो लाल रंग का बोकू पहने हुए थी। उस नवयुवती का असह्य रूप देखकर लेखिका चीख पड़ी। युमथांग पहुंचने से पहले उन्हें एक शांत और छोटी बस्ती युग में पड़ाव लेना था। वे लोग तीस्ता नदी के किनारे लकड़ी के बने छोटे से घर में ठहरे। यानी जब उस लेखिका ने उस लड़की को देखा कि मानो किसी अप्सरा को देख लिया हो और उसकी सुंदरता देखकर वो चीख पड़ी कि हाँ वो इतनी क्यूट है ना, कुछ ऐसे रिएक्शन दिया होगा। मुंह हाथ धोकर लेखिका तीस्ता नदी के किनारे पड़े पत्थरों पर बैठकर सायंकाल की छटा और वहां की क्रियाकलाप देखने लगी। भाई इवनिंग में क्या क्या होता है, कौन कौन से प्रोग्राम्स वहां चलाए जाते हैं, वह प्राकृतिक सौंदर्य को निहार कर सोच रही थी कि हमारी पीढ़ी ने प्रकृति के झरनों और उसके लय ताल पर गति से खिलवाड़ कर उसके सौंदर्य को बिगाड़ा है ना, तोड़ मरोड़ कर उसको आर्टिफिशियल कर कर। जो अक्षम्य अपराध है। लेखिका तीस्ता नदी के जल को अंजुलि में भरकर सोचने लगी कि ऐसे तो संकल्प किया जाता है, परंतु वह कमजोर व्यक्ति की तरह प्रार्थना करने लगी कि इस पानी में उसकी सारी तामसी भावनाएं बह जाएं और दिल निर्मल हो जाए। क्या करते हैं कि तीस्ता नदी जो भी घूमने जाता है, कहा जाता है कि हमें क्या करना है, वहां उस पानी को अंजुलि में भरकर संकल्प लेना होता है कि हम क्या करेंगे, हमेशा अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे और ये जो स्वर्ग है धरती पर इसको बनाए रखेंगे। बट क्या हुआ, लेखिका ने जब अंजुलि में पानी भरा, उन्होंने एक कमजोर की तरह प्रार्थना की कि ऐसा होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। कि धीरे धीरे रात हो गई और जितेन काठ के खिलौने से गाने की धुन बजाने लगा और सब पर ऐसा जादू छाया कि सब नाचने लगे। 50 वर्षीय मणि ने तो सभी को नृत्य कर हैरान कर दिया। ना जाने यह आनंद कहां से बरस रहा था ना। 50 इयर्स की ओल्ड लेडी अचानक से जब धीरे धीरे चल चल के अचानक से जोर से नाचने लगे तो सबको शौक होगा कि एनर्जी आ कहां से रही है। और वास्तव में वो उनकी जो ऊर्जा है वो उस नजारे से, उस जगह से आ रही है जहां पर वो अभी घूमने गए। लायुग की सुबह तीस्ता नदी की तरह शांत थी। लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी हाल, धान की खेती और दारू का व्यापार था, क्योंकि वहां वही फसल उगती है। लेखिका बर्फ देखने को बेचैन थी, परंतु यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। वहीं घूमते हुए एक सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के कारण बर्फ क्या है, कम गिरती है। और हम जो बोलते हैं कि प्रदूषण के क्या इफेक्ट हैं, तो उनमें से एक हमारे सामने है कि प्रदूषण के कारण बर्फ कम गिरती है। उसने कहा कि कटाव, जो कि भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां शर्तिया बर्फ मिलेगी, मतलब कुछ हद तक, जिसको एक समय में कहा जाता कि ये भारत का स्विट्जरलैंड है। सबसे ज्यादा बर्फ और सबसे ज्यादा सुंदर नजारे थे कहाँ मिलते थे, कटाव में मिलते थे। बट अब वहां बहुत कम जो है या फिर शर्तनुमा बर्फ जो है वो मिलती है। इसीलिए पोल्यूशन कम करो और अर्थ को बचाओ, क्योंकि जो हेवन है वो अर्थ पर ही है और कहीं नहीं। नेक्स्ट, कटाव यहां से करीब 500 फीट की ऊंचाई पर था और उस युवक की पत्नी बड़ी उत्सुकता से ये देख रही थी कि वो कैसे एक महुआ गुड़ुप करने वाली, महुआ खाने वाली एक गौ माता को, एक गाय को मीठी झिड़कियां देकर वहां से भगा रही थी। हट जा, हट जा, ऐसे करके। और सभी अपने लक्ष्य कटाव, सबको जाना था कि तरफ चल दिए। रास्ता पहले ही खतरनाक था कि ऊपर से धुंध और बारिश वह कठिनाई पैदा कर रही थी। जितेन अनुभव के बल गाड़ी चला रहा था, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस था एज ए ड्राइवर, और रास्ते में सिवाय चेतावनी और उनके परिंदा भी नहीं था। करीब आधा रास्ता कट जाने पर धुंध छटी और नार्गे ने कहा कि कटाव की तरह न तो स्विट्जरलैंड सुंदर है और न ही इतनी ऊंचाई पर है।
हमें बर्फ के ढके पहाड़ देखते ही पता चल गया था कि कटाव के नजदीक पहुंच गए हैं, क्योंकि उसे क्या कहा जाता है, भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कटाव को। पहाड़ पर कहीं पाउडर से बर्फ थी तो कहीं धूप से पिघलकर पहाड़ दिखाई दे रहे थे। जितेंद्र ने बताया कि यह बिल्कुल एकदम ताजा बर्फ है, एकदम फ्रेश, अभी गिर के जमी है। लेखिका जीप में से सिर बाहर निकालकर चांदी सी चमकती बर्फ को उल्लासित होकर देख रही थी। जितेंद्र ने उससे पूछा, कैसा लग रहा है भाई? तो उसने कहा कि राम रोचा, मतलब कि इतना अच्छा लग रहा है कि उनको शब्दों में नहीं बयां कर सकते। और ये शब्द कैसा है? नेपाली। जितेंद्र नेपाली शब्द सुनकर जूम उठा कि जिसको नेपाली नहीं आती वो अपनी सुंदरता जो देख रही है, वो नेचर, उसकी सुंदरता को बयां करने के लिए एक नेपाली वर्ड यूज किया, राम रोचा, बहुत सुंदर। और अगले ही पल बर्फ जो है वो मोतियों की तरह गिरने लगी। जितेंद्र प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध हो नेपाली गाना गाकर नाचने लगा। मजा आएगा, इतनी सुंदर जगह पर घूमने गए, मैं भी जाऊंगा, मैं भी नाचने लगूंगा उधर जोर जोर से। सभी सैलानी जीप से उतरकर बर्फ में खेलने लगे और बर्फ में प्रकृति को कैमरे में कैद करने लगे कि कहीं ये चली ना जाए। और लेखिका के पास जूते नहीं थे और नहीं वहां कोई टूरिस्ट स्पॉट था जहां से क्या ले ले, वो जूते ले ले, ताकि उसको बर्फ में घूमना था। इतनी दूर से तो देसी के लिए आई और उसके पैर ठंड से जनजनाने लगे, पर मन जो है वो खुशी से झूम रहा था, लेकिन सारे दृश्य को अपने अंदर समेटने की कोशिश में था, और ताकि महानगर के जीवन में भी इस प्राकृतिक छटा का जो है मजा ले सके। क्या ले सके? मजा ले सके। कैसे? जब बैठे होगी अपने सिटी साइड में, याद करेगी घूमने आई थी मैं, इतना अच्छा ठंडा लग रहा था, हा कैसी बर्फ थी, और उस बर्फ को याद करके गर्मी के अंदर भी चाय पीने का मजा मन कर जाए, वो तो ताज्जुब की बात है। उसे लगा कि इसी शांत और मधुर वातावरण के कारण ऋषि मुनियों ने इसे अपनी तपोभूमि बनाया होगा। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो कह रहा हूं कब से कि उसी को क्या कहते हैं, धरती का स्वर्ग कहते हैं। इसीलिए जो ऋषि मुनि, बड़े महात्मा, तपस्वी जो हैं वो हिमालय में जाके बसे हैं, क्योंकि वहां जैसी सुंदरता और ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। इसी के आंचल में बैठ वे सारे जगत को सुखी करते थे। अगर दुष्ट व्यक्ति भी इस अनूठी छटा को देख लेना तो करावणातार बुद्ध बन जाए। उसने मणि से मिल्टन की कविता के बारे में पूछा। किससे पूछ रही है? मणि से, जो एक मिल्टन की कहानी है वो पूछ रही है। अब क्या है कहानी, वो तो पढ़ने पता लगेगा। लेखिका मणि से पूछती कि क्या उसने मिल्टन की वह ईव नाम की जो कविता वो पढ़ी है, परंतु मणि दार्शनिक की तरफ हिमालय को जल स्तंभ बताने लगी थी। उसने कहा कि प्रकृति कितने अच्छे तरीके से जल संग्रह करती है, तथा जब गर्मियों में पानी के लिए लोग तरस जाते हैं तब ये प्यास बुझाने का काम करती है। कौन सी? जो हिमालय पर बर्फ जमी है, सर्दियों में वहां जमा हो जाती है, और जब गर्मियों में लोगों को प्यास लगती है, वही बर्फ पिघल कर वहां की नदियों में बहने लग जाती है। तो वो क्या है? एक जल संग्रहण की बेस्ट, जो कह सकते हैं, जो तकनीक है, जो नेचर कर रही है, जो नेचुरल है प्योरली, वह इन हिम शिखरों को नमस्कार करने लगी। और लेखिका भी यही सोच रही थी कि उसे पत्थर तोड़ने वाली पहाड़ियों का ध्यान आ गया और वह उदास हो गई। लेखिका बात ये कर रही है कि यार कैसे देते होंगे, कैसे देते होंगे। फिर जितेंद्र बोलेगा, पैसे लगा के इधर आई हो तो घूमो ना, उनको क्यों देख रहे हो। और यूमथांग में प्रियुता तथा रोडोडेंड्रो के फूलों की बहुतायत। ये रोडोडेंड्रो फूल कुछ ऐसे होते हैं कि एक होता है और इसे सफेद 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 दानेदार होते हैं, और एक फूंक मारे तो उसके सारे जो पत्ते होते हैं वो उड़ जाते हैं ऐसे, वो होता है रोडोडेंड्रो फूल की बहुतायत से विषय पर जितेंद्र ने बताया कि 15 दिनों बाद घाटी जो है वो फूलों की सेज बन जाएगी। और रास्ता अब चौड़ा आ गया था। जितेंद्र ने बंदरों को अपने बाल बच्चों के साथ देख बताया कि यहाँ बंदरों का मांस कैंसर से बचने के लिए खाया जाता है। अरे बाप रे, ये तो मेरे को भी नहीं पता था। एक ने पूछा कि क्या तुमने बंदर का मांस खाया है? तो उसने कहा कि उसने तो कुत्ते का भी मांस खाया है। सभी सैलानी उसे गप्पी समझ रहे थे कि यार मजाक कर रहे हैं, परंतु लेखिका को उसकी बात पर विश्वास था, क्योंकि दक्षिण बिहार में सुअर का दूध पीने को विवश आदिवासी देखे हैं। अब ये क्या ऐसा ही
जो इकोसिस्टम में बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो फूड कल्चर है वो हर जगह का अलग अलग है। तो जहां अब हमें राजस्थान की बात करें, राजस्थान में ग्रेन्स अवेलेबल हैं, बट बहुत सारी ऐसी जगह है जहां फूड ग्रेन्स अवेलेबल नहीं होते, तो लोगों को डिपेंड रहना पड़ता है वहां जो भी इनको मीट मिले, जहां पे जो फॉरेस्ट प्रोडक्शन है उन पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो शायद यह पता क्या सच हो। और इसलिए लेखिका ने मान लिया कि मैंने देखा कि बिहार में जो आदिवासी हैं वो सुअर का दूध पीने को भी क्या है, विवश हैं, क्योंकि वहां उनको मिलता नहीं है और एकमात्र साधन वही है। और लेखिका बताती है कि रोमांच से भरा सफर पूरा कर वे कहां पहुंच गए, और युमथांग में पहुंच गए थे। और युमथांग इतना सुंदर नहीं था जितना कटाव था। कटाव को तो स्वर्ग बता दिया था, स्विट्जरलैंड बता दिया था, और लेखिका को मंजिल से ज्यादा मंजिल तक का सफर ज्यादा रोमांचक लगा। और यही जो चीज है वो अपनी लाइफ में कि हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टारगेट है, बस हमें खुशी तभी मिलती है जब हमारा जो टारगेट है वो पूरा हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे टारगेट तक का जो सफर है, जो हमारा मंजिल तक का सफर है, वो भी एंजॉय करो। सफर का मजा तभी है जब आपको मंजिल नहीं, सफर जो है जिस रास्ते पर गुजर रहे हो उसका मजा लो। तभी जो एक्चुअल जो रोमांचकारी जो एडवेंचर है वो फील होता है। सफर ज्यादा रोमांचक लगा। उसने चिप्स बेचने वाली एक सिक्किमी महिला से पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो, पर उसका जवाब था कि नहीं, वह इंडियन है। और जब ये पढ़ा हूं तो मेरे कहते कि गूज़बम्प आने लगे कि उसने पूछा कि क्या आप सिक्किम क्यों नहीं, आई एम एन इंडियन, कौन हूं मैं, इंडियन हूं। और जवाब सुनकर लेखिका बेहद खुश हुई कि वे भारत में घुल मिलकर इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं। उसने सोचा कि काश कश्मीर में भी ऐसी सहज संतुष्टि होती। अचानक एक कुत्ते ने रास्ता काटा तो जितेन ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं, जैसे चांदनी रात में भेड़िया फिल्मों में भौंकता है, बिल्कुल वैसे। फिर उसने गुरु नानक के फुटप्रिंटों वाले एक पत्थर की जानकारी दी तथा बताया कि गुरु नानक की थाली से छिटक कर चावल जहां जहां गिरे वहां वहां चावल की खेती होती है। मुझे भी नहीं पता था। अर्थात उसने गुरु नानक देव की महिमा भी बताई कि जहां जहां जो वो गुरु नानक देव जो खाना खा रहे थे कि प्लेट से जो चावल गिरा था, जहां जहां वहां वहां क्या होती है, चावल की खेती होती है उस जगह पे जहां पे खेती पॉसिबल नहीं होती शायद। और हाँ, ये उसी में से एक जगह है जहां पीछे हिमालय है और ये पूरा फ्लावर वैली का जो जंगल है वो दिखाएंगे। बड़ा सुंदर नजारा है। लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद जितेम ने खोदुम दिखाया जहां सभी देवी देवताओं का निवास है तथा उनका भय दिखाया कि जब उनको गुस्सा आता है तो कितने क्रूर हो जाते हैं। उसने कहा कि वे पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते बल्कि नदी, झरनों, पहाड़ों की पूजा करते हैं। और इस प्रकार जितेन ने उन्हें गंगटोक की सुंदरता का राज बताया। इंग्लिश में गंगटोक होगा। उसने बताया कि युमथांग को टूरिस्ट स्पॉट आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता ने बनाया। कौन है? आर्मी के कैप्टन है शेखर दत्ता, जिन्होंने युमथांग को एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया है। और अब भी यहाँ रास्ते बनने लग रहे हैं। लेखिका सोचती है कि इस सौंदर्य की खोज करना अभी भी जारी है। और जीप आगे बढ़ने लगी और साना साना हाथ जोड़ी का शाब्दिक अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर। कि जब जितेन ने बताया कि यहाँ देवी देवता हैं और हम उनको क्या नहीं करते, गंदगी फैलाकर यहाँ हम उनको गुस्सा नहीं दिलाते, तो एक तरह से क्या हो रहा है, उन लेखिका मन में उन जो देवी देवता उनका भय हो रहा है। मंदिर आए जा रहे हैं, वो क्या कहते फटाफट छोटे छोटे हाथ जोड़ के निकल रही है आगे। तो यहाँ होती है लेखिका की जो कहानी है उसकी समाप्ति। तो इसीलिए लेखिका ने कहा है कि साना साना हाथ जोड़ी। तो आज का चैप्टर हम करते हैं यहीं पर फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंसम इंटरनेशनल स्कूल। स्टे ट्यून्ड।